नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं कैलाश जानी। सामान्य विज्ञान की क्लास चल रही थी और अपने केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है तत्व, यौगिक और मिश्रण। बहुत व्यापक चैप्टर है, कहीं से भी प्रश्न इसमें से बन सकता है। तो मोटे तौर से फैक्चुअल बेसिस है, क्योंकि इसमें कोई समझने लायक बात कम है, याद रखने वाली बातें ज़्यादा है। तत्व क्या चीज़ होती है, यौगिक क्या चीज़ होती है, मिश्रण में कौन कौन सी मिश्र धातु है, मिश्रण होता क्या, समांगी कैसा, विषमांगी कैसा। तो तत्व क्या चीज़ है? किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम भाग तत्व होता है जो एक ही प्रकार से बनता है। माना कि ऑक्सीजन तत्व बोला आपने, तो ऑक्सीजन का यदि परमाणु ऑक्सीजन के सेम सेम मिलकर यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर निर्माण का तत्व है, वो तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। तत्व में अंतर क्या होता है, यौगिक में अंतर क्या होता है और मिश्रण में क्या अंतर होता है, इसको देखिएगा। तत्व यौगिक में अंतर क्या, पहली चीज तत्व क्या चीज होती है, यौगिक क्या चीज होती है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। तत्व किससे निर्मित होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से, यानी सबसे पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। जबकि यौगिक यौगिक अणु एक या दो या दो से अधिक तत्वों से परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी यौगिक होगा वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब तक लगभग 119 तत्व ज्ञात है और इनकी जो यौगिक है इनकी संख्या बहुत ही अधिक है। टू मच, बहुत अधिक है इनकी संख्या। तीसरा, तत्व के गुणधर्म उनके परमाणुओं के कारण होते हैं। किसी भी परमाणु के किस प्रकार के जो गुण होते हैं वो तत्व के गुण निर्भर करते हैं। यानी तत्व का गुण होता है उसके परमाणु पर निर्भर करता है। जबकि तत्वों के गुणधर्म उन तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं जिनसे ये यौगिक बना होता। आप एक चीज देखिएगा माना कि मैं लिख रहा हूं H2+O। अपन जल की बात करें तो H और O इसमें परमाणु है। आपको पता है ऑक्सीजन की प्रकृति क्या होती, जलने की या जलाने में सहायक है। लेकिन इन दोनों से क्या मिलता है? H2O, यानी जल बनता है। क्या जल जलाने में सहायक है? क्या नहीं है। जल पानी आग बुझाने में सहायक होता है। इसका मतलब क्या है कि इन जो परमाणुओं की जो मूल प्रवृत्ति है यौगिक में रहे, ये जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जो Na+ होता है, Cl- की यदि बात करें, नमक की बात करें, इस नमक में आप देखोगे तो Na होता है, ये बहुत ही सक्रिय धातु है ना, बहुत ही अधिक सक्रिय धातु होता है, आग पकड़ लेता है। लेकिन इस नमक बनने के बाद में Na के मूल गुण रहते ही नहीं है। नमक में आग पकड़ती नहीं है इतना आसानी से जब तक ये अलग ना हो। तो तत्व के मूल गुण यानी फिर परमाणु के जो मूल गुण यौगिक में रहे, ये जरूरी नहीं है, तो सर्वथा भिन्न होते हैं। जबकि तत्व में जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु पर निर्भर करते हैं। इनका किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इन तत्वों को अलग करना मुश्किल होता है, जबकि यौगिक को रासायनिक विधियों से अपन अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। तत्व यौगिक में अंतर, पहला तो ये एक ही प्रकार के परमाणु, दो या दो से अधिक। 119 बहुत ही अधिक। परमाणु के कारण इनके गुण और इनके परमाणु के कारण गुण नहीं होते हैं, उनसे भिन्न होते हैं और किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते, इनको अपन अलग कर सकते हैं। आगे देखिए तत्वों के बारे में। अब अपन एक एक करके चर्चा करते हैं कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक कौन कौन से होते हैं, तत्व क्या चीज है। तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। ठीक बात है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ये भी ठीक बात है। तत्व के प्रतीक किसने दिए? तो बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने ये प्रतीक दिए। तो ये पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, इन्हें किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता, इन्हें अलग नहीं कर सकते। तत्वों के प्रतीक 1813 में बर्जीलियस ने दिए थे। किसने दिए थे? बर्जीलियस ने। और तत्व के प्रतीक क्या होते हैं? जो उनका अंग्रेजी अक्षर होता है, उनका पहला अल्फाबेट होता है, वहीं से शुरू होता है। जैसे आप हाइड्रोजन सुनते हो, तो हाइड्रोजन का क्या प्रतीक है? माना कि हाइड्रोजन लिखा है मैंने, तो उसका प्रतीक H। बोरोन B, हीलियम He। यानी जो उसका अंग्रेजी अक्षरों में जो पहले वाले वर्ड होते हैं वो उसका प्रतीक होते हैं। लेकिन कुछ अलग भाग भी होते हैं जो लैटिन भाषा के आधार पर दिए गए हैं। जैसे देखिए आप सोडियम सोडियम का तो S होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। अपन ने S किसको दे दिया? सल्फर को दे दिया। इसलिए सोडियम को क्या दिया? उनके लैटिन नाम के आधार पर नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, इसलिए इसका प्रतीक हो गया Na। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम का जो लैटिन नाम है वो है केलियम।
इसलिए इसका प्रतीक हो गया के। पोटेशियम का प्रतीक हो गया के। लोहा, लोहे का तो एल होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, तो आयरन का, लोहे को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, तो आई होना चाहिए लेकिन आई आयोडीन को दे दिया, तो इस लोहे को क्या दिया, उसके लैटिन नाम फेरम के आधार पर एफी। तांबा या कॉपर, क्यूप्रम लैटिन नाम है और उसको प्रतीक दे दिया सीयू। चांदी, चांदी का प्रतीक क्या है, अर्जेंटम यानी एजी, चांदी का अर्जेंटम या एजी। सोना या गोल्ड, ओरम, प्रतीक दे दिया एयू। पारा या मरकरी, हाइड्रेजाइरम कहते हैं इसको, इसलिए प्रतीक क्या हो गया, एच जी। लेड या सीसा, लैटिन नाम है प्लम्बम, प्रतीक क्या दे दिया, पीबी। टिन, टिन का प्रतीक क्या दे दिया, स्टेनम, और प्रतीक हो गया एसएन। एक होता है टंगस्टन, टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है, वुल्फम, इसलिए उसको नाम दे दिया डब्लू। एक होता है एंटीमनी, एंटीमनी, इसको बोलते हैं स्टबिन, प्रतीक हो गया एसबी। तो ये 13 के आसपास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका लैटिन नाम के आधार पर नामकरण किया गया। सोडियम Na, पोटेशियम के, लोहा Fe, तांबा Cu, चांदी Ag, सोना Au, पारा Hg, लेड Pb, टिन Sn, टंगस्टन W, एंटीमनी Sb। अब एक चीज यदि आपके एग्जाम में आ जाए, निम्न में से कौन सा धातु है कौन सा अधातु है, तो मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, आप इंतजार कीजिएगा उसका। आगे देखिए, तत्वों को अपन बात करें तो मानव में किस प्रकार का तत्व सर्वाधिक कौन सा होता है, तो मानव में सर्वाधिक तत्व होता है ऑक्सीजन, लगभग 65% के आसपास। मानव में 65% ऑक्सीजन होता है। तो यदि पूछ ले मानव में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है, तो ऑक्सीजन। कितना परसेंट, 65%। कार्बन होता है 18.5%, कार्बन की मात्रा 18.5%। हाइड्रोजन होते हैं 9%, 9.5%, 9.50%। नाइट्रोजन 3.2% और कैल्शियम होता है 1.5%। तो ये सारा ध्यान रखना कि सर्वाधिक मात्रा होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद कार्बन की। ये दो तो पूछ याद रखने ही रखने हैं कि मानव में सर्वाधिक किस तत्व की मात्रा होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन की। अगला देखिए आप। अब मानव की बात कर रहे हैं तो मानव में सर्वाधिक कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आपने देखा कि ऑक्सीजन 65% के आसपास। यौगिक कौन सा होता है, जल, H2O। मानव में सर्वाधिक कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो जल या H2O। मानव में सर्वाधिक अकार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, जल। तो यदि अकार्बनिक यौगिक पूछे आपसे या यौगिक पूछे तो जल होगा। आपसे पूछ ले मानव में कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक कौन सा होता है, तो कार्बन या सी। आपसे पूछ ले मानव में सर्वाधिक धात्विक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम, Ca। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं मानव से संबंधित। सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन, यौगिक जल, अकार्बनिक यौगिक जल, कार्बनिक यौगिक कार्बन और धात्विक यौगिक कैल्शियम। इतनी सारी फैक्ट्स आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन करते हैं प्रकृति में। तो प्रकृति में भी सर्वाधिक कौन सी गैस है, गैस की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा तत्व है, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन। फिर ध्यान रखना यहां अपन बात कर रहे हैं वायुमंडल की। आपसे पूछ ले वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक या तत्व सर्वाधिक, तो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं 78.03%। तो नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है कितना, 78.03%। ऑक्सीजन 20.99%। तो दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन। 30 नंबर पर आता है ऑर्गन, ध्यान रखना 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 0.003%, सॉरी 0.03%, 0.03%। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, चौथे स्थान पर आती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, ओजोन, ये सारे सारे अधिकतर गैसें कौन सी, अक्रिय गैसें हैं। तो ये ध्यान रखना सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी, आर्गन, कितना परसेंट, 0.93%। दो मुख्य गैसें कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी, 78%, ऑक्सीजन कितनी, 21 या 20.99%। फिर आते हैं तत्व, दो प्रकार के होते हैं साहब, हालांकि अपन इसको एक और भाग में बांटेंगे, उपधातु। लेकिन अंतर पूछते हैं धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। तो मोटे तौर से अपन तत्व को बांट सकते हैं साहब, तत्व
एक तो बांटते हैं धातु में, दूसरा अधातु में, और तीसरा होता है उपधातु, जिसमें दोनों के गुण होते हो, सब मेटल या उपधातु। धातु यानी मेटल और अधातु मतलब नॉन मेटल, इनमें क्या अंतर होता है? धातु कौन सी चीज होती है और अधातु कौन सी चीज होती है? आप एक ऐसा काम कीजिए, लोहे की छड़ लीजिए और उसको जोर से दीवार पर मारिए, या फिर देखने पर आप में कौन कौन से उसमें गुण दिखाई देते हैं। तो पहला चीज आप देखते हो कि जो लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ को देखने पर आपको चलेगा कि साहब हाँ थोड़ा कठोर है, पटकने पर आवाज आती है, तार बना सकते हो, पीट कर उसको लंबा चादर बना सकते हो, धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है। तो ये सारे धातु के गुण हो गए। धातु विद्युत धनात्मक तत्व उत्पन्न करते हैं या होते हैं, इसलिए एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन उत्पन्न करते हैं। यानी धातु की प्रकृति ही ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन त्यागे, और कब मैं धनावेश बनाऊं, धनात्मक प्रकृति बनाना। लेकिन अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं और इसलिए एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड होती है। अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड होती है। सामान्य तौर से आपने छोटी मोटी क्लासों में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ये चीज अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। धातुएं कैसी होती है? क्षारकीय ऑक्साइड, जबकि जो अधातुएं होती या तो उदासीन ऑक्साइड होगी या कैसी होगी? अम्लीय ऑक्साइड होगी। अधिकांश धातुएं जल भाप में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। यदि कहीं भी जल में होगा हाइड्रोजन, उसको विस्थापित करने की प्रवृत्ति करेगी। अधातुएं फ्लोरीन को छोड़कर अधिकांशतः जल एवं भाप से अभिक्रिया नहीं करती। यानी एक फ्लोरीन ऐसी अधातु बहुत ही सक्रिय धातु होती है। कुछ और चीजें यहां आप सुनिए धातु के बारे में। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं यानी मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल की प्रकृति पाई जाती। मेलिएबल क्या चीज है? धातु को पीट पीट कर आप एक चादर बना सकते हो, यानी आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में ऐसा गुण नहीं होता, ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात, ये तन्य प्रकृति के होते हैं, डक्टाइल होते हैं साहब। डक्टाइल तन्य मतलब एक लंबा तार बना सकते हो। इनमें पुनर्चक्रण के गुण ज्यादा होते हैं, रिसाइकलिंग के गुण होते हैं। एक बार उपयोग लो, बार बार उपयोग ले सकते हो। तो आघात वर्धनीय, तन्य और पुनर्चक्रण के गुण होते हैं। एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, साउंड उत्पन्न करते हैं। धातु को आप जैसे ही पटकोगे तो आवाजें उत्पन्न होती है, टन की आवाज, जैसे लोहे को मारते हो टन की आवाज आती है, किसी और को मारते हो। तो इनमें कैसे आघात वर्धनीय के साथ साथ में प्रतिध्वनिक प्रकृति भी पाई जाती है। ये सारी धातुओं के गुण हैं। वैसे यहां देखोगे तो इसके उल्टे गुण होते हैं, इसमें इस प्रकार कोई गुण नहीं पाया जाता है। ये धातुएं चमकदार भी होती है, जबकि ये धूसर प्रकृति की होती है। वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती है, तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित, ठीक है। ये तो धातु अपचायक का कार्य करती है, जबकि अधातुएं ऑक्सीकारक का कार्य करती है, और यही महत्वपूर्ण बात है। धातु का काम होता है क्या? अपचायक करता। अपचायक का मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालने वाली। हाइड्रोजन को बाहर कौन निकालती है? जिसमें गुण कैसे हो? ऑक्सीकरण के गुण हो। जबकि अधातु का काम है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब जो क्या करती हो, जिसका खुद का क्या हो, अपचयन होता हो, तो वो ऑक्सीकारक। जबकि देखो अब वापस सुन लो, धातुएं अपचायक है, न कि अपचयन का गुण है, अपचायक है। और अधातु कैसी है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब कुछ और चीजें देखो आप। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, लिथियम अगला आता है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु, Li। सबसे भारी धातु कौन सी? ओस्मियम या OS। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। फिर सबसे क्रियाशील धातु या मुलायम धातु कहते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसी धातुएं होती पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम सबसे सक्रिय या अभिक्रियाशील धातुएं होती है। पोटेशियम का प्रतीक क्या? K, और सोडियम का Na। पोटेशियम को हवा में बहुत ही अधिक तीव्रता से जलती है,
और सोडियम पानी के संपर्क से बचाने के लिए इसको केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि पानी के संपर्क में आनी जलने लग जाती है। एक ये भी ध्यान रखना, अल्लाह जाने फिर क्यों, अल्लाह जाने फिर क्यों। एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा सक्रियशील, ये सक्रियता का क्रम है भाई। सक्रियता यानी सक्रिय धातु कौन कौन सी, यदि ऑप्शन आ जाए निम्न में से कौन सी सक्रिय धातु है, ये 4 ऑप्शन मिल जाए तो एल्यूमिनियम सबसे सक्रिय, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा और कॉपर, इन चारों से कम है। तो अल्लाह जाने फिर क्यों, इस प्रकार से क्रियाशीलता क्रम ध्यान रखना। एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा और कॉपर, ये 4 धातुएं ध्यान रखिएगा। चालक धातुएं कौन सी, चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम। तो सर्वाधिक चालक धातु कौन सी, चांदी। चांदी में सर्वाधिक चालकता पाई जाती है, बहुत अधिक चालक धातु होती है। उसके बाद होती तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम। भविष्य की धातु, फ्यूचर का मेटल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा टाइटेनियम। यह हथियारों में उपयोग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं भविष्य का धातु। आशा की धातु, मेटल ऑफ होप, यूरेनियम, क्योंकि इसका उपयोग परमाणु भट्टियों में लेते हैं, इसलिए इसको आशा की धातु भी कहते हैं। भय या डर की धातु, प्लूटोनियम, प्लेटोनियम। सफेद सोना, प्लेटिनम या कपास, कपास को भी कहते हैं और प्लेटिनियम को भी कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज यह भी ध्यान रखना, धातु आपको पहचाननी है कि कौन सा धातु है, तो जिस शब्द के पीछे यम या अम आता हो वो धातु होगी। जिस भी शब्द के पीछे यम या अम आते हो, यानी तत्व की बात हो रही, जिस तत्व के नाम के पीछे यम या अम आता वो कैसी है, धातु है। अपवाद है हीलियम, हीलियम के पीछे यम तो आ रहा है लेकिन ये धातु नहीं होती, ये कैसी है, गैस है। ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। हरी धातु कौन सी, एल्यूमिनियम। एग्जाम आ जाए हरी धातु कौन सी, तो एल्यूमिनियम। सर्वाधिक पुनर्चक्रित धातु एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को 150 बार पुनर्चक्रित कर सकते हैं अपन। रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से, यानी रेडियो एक्टिवता के तत्व भी होते हैं कई प्रकार के, जैसे यूरेनियम है, जो रेडियो एक्टिवता अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हो, वो एंड में किस धातु में बदलते हैं। यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो लेड या सीसा या लेड या पीबी में बदलते हैं, प्लम्बम में बदल जाते हैं। सर्वाधिक चालकता चांदी में होती है। द्रवित धातु मतलब ऐसे धातु जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, द्रव रूप में रहते हैं, पानी के समान रहते हैं, तो वो पारा या Hg या मरकरी, ये ऐसे धातु जो कमरे के तापमान पर कैसे रहते हैं, बिल्कुल ही द्रव के फॉर्म में। सीजियम और गैलियम, ये 3 ऐसे धातु याद रखना जो द्रवित फॉर्म में रहते हैं। पारे का यानी हाइड्रेजाइरम या मरकरी, पारे का उपयोग कहाँ होता है, थर्मामीटर में, तापमापी में, बैरोमीटर, यह भी ध्यान रखना, बैरोमीटर दाब मापी में, वायु दाब मापी में, स्पिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब मापी, ब्लड प्रेशर को मापने वाला स्पिग्मोमैनोमीटर, डॉक्टर के पास जाते हैं तो यहाँ लगाते हैं बेल्ट, फिर दबाते हैं तो फिर बीपी का मापन होता है, वो स्पिग्मोमैनोमीटर, रक्त दाब मापी इसको कहते हैं। तो इन सब में किसका उपयोग होता है, पारे का उपयोग होता है। तो पारे का जो हिमांक होता है, जमने का होता है, वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ध्यान रखिएगा। उपधातु सब मेटल, तो धातु एवं अधातु के बीच में आता है उपधातु, यानी जिसमें धातु के भी गुण हो अधातु के भी गुण हो, ऐसी उपधातु होती है। कुछ तत्व धातु एवं अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन इत्यादि। उदाहरण देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी और जर्मेनियम। तो आप तो याद रखो, बॉस आते सब्जी लाना, बॉस आते सब्जी लाना, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी और जर्मेनियम। फिर इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, अर्धचालकता या सेमीकंडक्टर के गुण पाए जाते हैं। अर्धचालकता क्या होती है, मतलब ऐसे चालक जिनको तापमान देने पर चालकता बढ़ जाती हो, या फिर तापमान देने पर चालकता के गुण ज्यादा हो जाते हो, या चालकता आ जाती हो, वो अर्धचालकता के गुण। सेमीकंडक्टर के गुण होते हैं उपधातु में। उपधातु पूर्ण रूपेण चालक नहीं होती, उनको तापमान दोगे तो चालकता होगी। दूसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं।
ये भी ध्यान रखना, उपधातु उभयधर्मी ऑक्साइड यानी अम्ल की भांति भी कार्य करेंगे और क्षार की भांति भी कार्य करेंगे, ऐसे ऑक्साइड का निर्माण करती है। आईसी बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग होता है। कंप्यूटर में जो आईसी आती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कैसा होता है? उपधातु होता है। फिर होता है पोलोनियम, प्रथम मानव निर्मित उपधातु है, या प्रथम मानव निर्मित कैसा है? तत्व है पोलोनियम। आगे बढ़ो, अधातु के बारे में, सर्वाधिक चालक अधातु ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो चालक है, बाकी कोई चालक है ही नहीं। तो ग्रेफाइट सर्वाधिक चालक या फिर एकमात्र चालक अधातु। द्रवित फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा कौन सा अधातु जो लिक्विड फॉर्म में, द्रवित फॉर्म में पाया जाता है? तो ब्रोमीन या Br। आयोडीन का उपयोग पुतिरोधी, एंटीसेप्टिक जो क्रीम आती है इसमें उपयोग होता है। और आयोडीन बहुत चमकदार अधातु, ये भी एग्जाम में आ जाए, कौन सा धातु चमकदार होता है? तो आयोडीन चमकदार। सबसे सक्रिय अधातु, बहुत एक्टिव रहते हैं, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, ये बहुत एक्टिव अधातु है। द्रव नाइट्रोजन, ये अधातु है, लिक्विड नाइट्रोजन, इसका उपयोग -196 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और किस में होता है? कृत्रिम गर्भाधान, शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में या वीर्य को सुरक्षित रखने में। आपने देखा होगा गाय भैंसों के जो इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर आते हैं या प्रज्ञानली शिशु जब बनाते हैं, तो उस समय वीर्य या शुक्राणुओं को सुरक्षित किस में रखते हैं? तरल नाइट्रोजन में या द्रवित नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में। और कहाँ देखते हो आप? और अपन जब भी कोई नाटक वगैरह देखने जाते हैं तो आर्टिफिशियली बादल बनाते हैं, कृत्रिम बादल बनाते हैं, तो वो भी क्या होता है? तरल नाइट्रोजन है या द्रवित नाइट्रोजन है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। भूपटल पर यानी पृथ्वी पर देखते हैं अपन, तो सर्वाधिक कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है भाई। भूपटल पर सर्वाधिक कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। तो भूपटल पर सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? ये बहुत बार एग्जाम में आता है, आप करोगे साहब सिलिका, नहीं, ऑक्सीजन। भूपटल पर सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन, तो आप तो याद रखना ओसी एल्फा काणा, ओसी एल्फा काणा, ये भूपटल पर होते हैं। यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, ये क्या होते हैं? भूपटल पर पाए जाने वाले धातुओं का क्रम। फिर हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से होते हैं? 3 प्रकार के समस्थानिक, यहां आप देख लो। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन क्या होता है पहले तो ये देखो। हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा तत्व। आवारा तत्व फ्लटिंग मारता है सबके साथ, क्रिया करने के लिए आतुर रहता है। दूसरा, फ्लटिंग एलिमेंट भी कहते हैं इसको। ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है यही हाइड्रोजन। देखें, सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्का अधातु होता है, कौन? हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जांच होता है पॉप टेस्ट, यानी अम्ल या क्षार जब किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो ये पॉप टेस्ट से अपन पता करते हैं। और हाइड्रोजन के 3 प्रकार के समस्थानिक, कौन कौन से? 1H1, 1H2 और 1H3। ये समस्थानिक कैसे बनाते हैं? तो न्यूट्रॉन को प्रवेश करवाकर। किसको प्रवेश करवाकर? न्यूट्रॉन को प्रवेश करवाकर। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मूल रूप से ये तत्व होता है, और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। यदि आपसे एग्जाम पूछ ले ऐसा कौन सा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन रहित होता है या न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन। देखो, परमाणु क्रमांक 1, भार भी 1, इसका मतलब परमाणु भार कितना होता है? A = P+N, जबकि यहाँ P कितना? 1, भार भी कितना? 1, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। दूसरा होता है ड्यूटीरियम, 1S2, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। और ये ड्यूटीरियम ऐसा तत्व होता है जिससे भारी जल बनाया जाता है, D2O बनाया जाता है। भारी जल हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से बनता है?
ड्यूटीरियम से बनता है, यानी 1s2 से बनता है। तीसरा है 1s3, 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, इसे बोलते हैं ट्राइटीरियम। ट्राइटीरियम, और ये ट्राइटीरियम हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है। ये कौन सा है? रेडियो एक्टिव तत्व। कौन सा? ट्राइटीरियम। फिर अगला है, अपन बात करते हैं कौन से यौगिक हो जो दैनिक जीवन में उपयोग लिए जाते हैं। पहला है कैल्शियम। कैल्शियम का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, या किससे, कौन कौन से यौगिक बनते हैं कैल्शियम से? तो आप देखते हो जिप्सम बनता है, CaSO4.2H2O। और इसी जिप्सम का उपयोग, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो जिप्सम के बारे में ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम के बारे में क्या ध्यान रखना? कैल्शियम सल्फेट। यदि आपसे पूछ ले जिप्सम का क्या सूत्र है, तो CaSO4.2H2O। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। और इस जिप्सम का उपयोग होता है सीमेंट में। किस में होता है? सीमेंट में। तो अब आप सीमेंट को देखो थोड़ा सा। सीमेंट, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो जोसेफ ऑस्पिडस ने की थी। जोसेफ ऑस्पिडस ने की थी। एक चीज ये ध्यान रखना, पहला सीमेंट कौन सा था? तो ध्यान रखना, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट। यदि आपसे पूछ ले सबसे पहला सीमेंट कौन सा था, तो पोर्टलैंड सीमेंट था। ये किससे बना था? ज्वालामुखी की राख से बना था। ज्वालामुखी की राख से बना था। अगली बात, इस सीमेंट में क्या क्या होता है, इसका संगठन क्या क्या होता है? तो सीमेंट में लगभग 60% से अधिक क्या होती? सिलिका होती, SiO2 होती है। SiO2 होती 60% से अधिक। फिर होता है चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, लगभग 20% के आसपास। और कुछ फेरिक ऑक्साइड भी होते हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार के क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। और इन सब से मिलकर क्या बनता है? सीमेंट। और इसको पूरे को बोलते हैं क्लिंकर। ये जो कच्चा माल होता है इसको बोलते हैं क्लिंकर। इस क्लिंकर को गर्म करते हैं लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और क्या मिलाते हैं इसमें? जिप्सम मिलाते हैं। तो क्या बनता है? सीमेंट बनता है। तो ये जिप्सम क्यों मिलाते हैं? ये जिप्सम ग्रेडिंग बनाने के लिए। कहते हैं ना, ये अच्छे ग्रेड वाला सीमेंट है, ये कम ग्रेड वाला सीमेंट है, तो उसकी ग्रेडिंग जिप्सम पर निर्भर करती है। जिप्सम की अधिक मात्रा है तो ग्रेड कम है, और जिप्सम अधिक है तो ग्रेड कम है, और जिप्सम की मात्रा कम है तो ग्रेडिंग अधिक है। अब कुछ और चीजें देखो, यदि सीमेंट की मात्रा बढ़ानी हो तो आप क्या मिलाओगे? तो सीमेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए आप फ्लाई ऐश बनाओ, फ्लाई ऐश मिलाओगे। क्या मिलाओगे? फ्लाई ऐश मिलाओगे। तो सीमेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए आप फ्लाई ऐश मिलाया जाएगा उसमें। फ्लाई ऐश क्या होती है? तो आप देखते हो तापीय संयंत्र जो भी होते हैं जहां से बिजली बनती, कोयला वगैरह तो उसकी जो राख होती है ना, उसको मिलाते हैं इसमें, सीमेंट में। एक होता है सफेद सीमेंट। सफेद सीमेंट में फेरिक ऑक्साइड नहीं होता है, ध्यान रखना। सफेद सीमेंट में क्या नहीं होता? फेरिक ऑक्साइड नहीं होता है। सीमेंट में क्या चीज होती है कि सीमेंट को खुला वातावरण में, जैसे शुष्क वातावरण चाहिए, पानी वाला वातावरण नहीं चाहिए। तो राजस्थान इसके लिए बहुत उपयुक्त जगह है। तो राजस्थान में बूंदी में लाखेरी नामक स्थान है, वहां पर सीमेंट का पहला कारखाना बना था। तो राजस्थान प्रथम स्थान रखता है इसमें, और राजस्थान का लाखेरी बूंदी, इसमें पहला सीमेंट का कारखाना बना था। तो ये सीमेंट के बारे में आप फैक्ट ध्यान रखना। फिर है ताजा चूना। चूने भी दो प्रकार के, एक तो बुझा हुआ चूना जिसे अपन करते हैं क्या? सफाई करते हैं, सफेदी करते हैं, सफेदी। और एक होता है बुझा चूना, एक ताजा चूना। तो ताजा चूने को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो ताजे चूने का सूत्र ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। बुझा हुआ चूना, इसमें पानी मिलाते ही क्या हो जाएगा? CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझे हुए चूने का
सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है संगमरमर या चूना पत्थर या लाइम स्टोन, LIME स्टोन। आप देखते हो ताजमहल वगैरह जो बने संगमरमर से बने हैं, तो संगमरमर भी कैल्शियम का यौगिक ही है। क्या होता है सूत्र? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब मित्रों एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो संगमरमर होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने देखा होगा अंडे के ऊपर जर्दी होती है सफेद सफेद, अंडे के ऊपर जो सफेद जर्दी है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। तो अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी। दूसरा, सफेदी करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हो सफेदी। तो सफेदी में जो सफेदपना आता है, सफेदी में निखार, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता। अब आप पूछो कि सर कैसे? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप सफेद करते हो, मतलब पॉलिश करते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वातावरण में। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है और क्या निर्माण करती है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी सफेदी या निखार लाने में या सफेदी निखार करने में मतलब तत्व बनता है, यौगिक बनता है। ये यौगिक कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बाइड, अगला है कैल्शियम कार्बाइड। तो ये कैसी होती है? फलों को पकाने वाली गैस होती है, या फलों को पकाने में, फलों को पकाने में। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहां आप देख लो, POP इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ ले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 पॉइंट हाफ H2, यानी आधा जल का अणु होता है एक कैल्शियम सल्फेट में। इसको भी कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, इसको भी कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, लेकिन अलग क्या है कि इसमें पानी की मात्रा कम है। यानी जिप्सम को गर्म करने पर किसकी प्राप्ति होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। फिर है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कई बार पूछा हुआ है कि विरंजक चूर्ण या फिर कपड़ों के रंगों को दूर करने वाला विरंजक, विरंजक चूर्ण किससे बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्सो डाइक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड से बनता है। तो CaOCl2 किसका सूत्र होता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का। अगला है सोडियम। सोडियम के कौन कौन से यौगिक होते हैं? तो देखो, खाने का सोडे का सूत्र इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने के सोडे को भी बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकरी उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। Na का मतलब सोडियम, H का मतलब बाई और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो NaHCO3। अच्छा, इसका उपयोग कहां कहां होता है वो देखो। एक तो बेकरी उद्योग में, दूसरा इसका उपयोग कहां होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का? तो ध्यान रखना, चींटियों के डंक के उपचार में, चींटी डंक के उपचार में। तीसरा इसका उपयोग कहां होता है? अग्निशमन यंत्र में, अग्निशमन यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्निशमन यंत्र में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग होता है। चींटियों के डंक में, अग्निशमन यंत्र में, बेकरी उद्योग में, मोटे मोटे तौर से इनो वगैरह बनाने में इनका उपयोग होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का। खाने के सोडे में, ये मतलब भोजन बनाने में ये इसका उपयोग होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का। फिर है धोने का सोडा, इसको बोलते हैं धावन सोडा। इसके बारे में देखो आप यहां, धावन सोडा या धोने का सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये होता है सोडियम कार्बोनेट।
तो दोने का सोडे का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। लेकिन 10 अणु किसके होते हैं? जल के। तो सोडा लाइम बनाने में, कांच बनाने में इसका उपयोग होता है, धावन सोडे का। साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र पूछ ले तो सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर है सोडियम बेंजोएट NaC2H5O2। NaC2H5O2। सोडियम बेंजोएट का उपयोग कहाँ होता है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में। आप देखते हो जो डब्बे में पैक्ड खाना आता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बहुत लंबे टाइम तक सुरक्षित रहते हैं, तो उसमें क्या मिलाते हैं? प्रिजर्वेंट यानी परिरक्षक मिलाते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया सोडियम बेंजोएट। अगला देखिए आप, शराब। शराब तो सबको पता ही होगी। मदिरा 2 प्रकार की होती है, एक होती है जहरीली या स्प्रिट बोलते हैं उसको, और दूसरी होती है अल्कोहल, सामान्य अल्कोहल, सामान्य या सामान्य मदिरा या सामान्य शराब। जहरीली शराब कौन सी होती? मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, एल्कोहल यानी CH3OH। जबकि सामान्य शराब होती एल्थिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल यानी CH3 CH2OH। ये एग्जाम में प्रश्न पूछने वाली बात है कि आप जब भी आप देखते हो अनोक्सी श्वसन, श्वसन वाला अपने टॉपिक है, तो अनोक्सी श्वसन में कौन सा उत्पाद बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है, एक चीज। दूसरी चीज, शराब में कौन सा होता है? तो एथिल अल्कोहल होता है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, शराब अधिक पीने पर कौन सा रोग होता है? यकृत सिरोसिस। ये ध्यान रखना, लीवर सिरोसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में, या यकृत सिरोसिस रोग अधिक शराब पीने से होता है। जहरीली शराब, या अभी जो घटना चल रही है कि जहरीली शराब से मृत्यु होगी, तो कौन सी है? मैथिल अल्कोहल, ठीक है, स्प्रिट कहते हैं इसको। अगला है नाइट्रोजन तत्व। नाइट्रोजन के कौन कौन से यौगिक? अमोनिया या NH3। इस NH3 का उपयोग कहाँ होता है? यूरिया बनाने में। यूरिया का मतलब होता है NH2CO NH2, और ये मानव निर्मित प्रथम कैसा है? कार्बनिक पदार्थ है, खाद के रूप में उपयोग होता है। और इस यूरिया की खास बात क्या है? इसका फ्रेडरिक व्हीलर ने खोज की थी। अभी यूरिया भी अपना साइड टॉपिक आएगा, आगे टॉपिक आएगा थोड़ी देर बाद में। तो यूरिया मानव निर्मित पहला कार्बनिक पदार्थ है। इसका फॉर्मूला NH2CONH2 होता है, और अमोनिया जिसका उपयोग यूरिया बनाने में किया जाता है। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, N2O। इसको बोलते हंसाने वाली गैस। एग्जाम में आ जाए हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या है? तो N2O या नाइट्रस ऑक्साइड, या इसको अर्ध निषेधक या फिर निषेधक कहते हैं। निषेधक गैस भी है, निश्चेतक। कैसा है? स्थानीय निषेधक। माना कि मेरे हाथ का ऑपरेशन हो रहा है, तो हाथ को ही सूना करेंगे, पहले पूरे बॉडी को करते थे क्लोरोफॉर्म की सहायता से, लेकिन बाद में क्या किया कि जो जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसी को ही क्या कर दो? बेहोश कर दो, अनकॉन्शियस कर दो। तो वो किसका उपयोग होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग होता है। हंसाने वाली गैस भी यही होती है। नाइट्रिक अम्ल या HNO3, देखो इसका उपयोग होता है विस्फोटकों में। आप जो ब्लास्ट देखते हो, इसमें नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का उपयोग होता है। यही HNO3 इसका उपयोग होता है एक्वा रेजिया बनाने में। एक्वा रेजिया को बोलते हैं रॉयल जल या शाही जल, शाही जल। एक्वा रेजिया या शाही जल, ये क्या चीज है? उत्कृष्ट धातुएं जो भी होती है, उत्कृष्ट धातु। अब आपको गुरुजी ये कौन सी धातु है? जैसे सोना हो गई, चांदी हो गई। इन सोना, चांदी इत्यादि को गलाने में, सोनार के पास जाओगे तो जब एक आभूषण बनाए तो दूसरा आभूषण बनाना हो तो गलाएगा चांदी का, सोने को। तो गलाते किस में है? रॉयल जल या एक्वा रेजिया में। इस एक्वा रेजिया में क्या होता है? HNO3 होता है। दूसरा क्या होता है? HCl होता है। यदि इनका अनुपात पूछ ले तो 1:3।
यानी HCl ज़्यादा होता है HNO3 की तुलना में। तो ये एक्वारेजिया विस्फोटकों में इसका उपयोग होता है। तो एक्वारेजिया अगली वाले अपना क्लियर हो गया। अब अगला चीज़ देखो आप, चांदी अर्जेंटम Ag। चांदी में अर्जेंटाइट, यदि पूछ ले चांदी का कौन सा एस्क होता है तो अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। फिर एक कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है तो ध्यान रखना AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का कहाँ उपयोग होता है, कृत्रिम वर्षा में। बादल होते हैं, बादल के ऊपर सिल्वर आयोडाइड की बारिश करवाते हैं, पानी में बदलता है और नीचे गिर जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करवाने में उपयोग लिया जाता है। लूनर कास्टिक AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लूनर कास्टिक। इस AgNO3 का उपयोग कहाँ होता है सिल्वर नाइट्रेट का, चुनावी स्याही में। चुनाव के समय जो आप निशान लगवाते हो कि आपने वोट डाल दिया, तो वोट डालने में जो स्याही होती है उसको बनाने में सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 का उपयोग लिया जाता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग लिया जाता है। चांदी सबसे चालक धातु भी होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। उद्योगों के रीढ़ की हड्डी, जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें रीढ़ की हड्डी की तौर पर काम करता है। और इसी सल्फ्यूरिक अम्ल से सीसा संचयक सेल या फिर बैटरियों में उपयोग लेते हैं। ये लिख दो आप, तो जो बैटरियां होती है ना, अपन जो इन्वर्टर उपयोग लेते हैं, उन सब बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का, बैटरियों में। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल का एक विशेष देखो, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, आपको पता हो तो, सबसे गर्म ग्रह देखो, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, बुध, लेकिन सबसे गर्म वो नहीं है। सबसे गर्म है शुक्र ग्रह, चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। क्यों? क्योंकि इस शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के जो बादल होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की किरणों को आने तो देते हैं, लेकिन पुनः लौटने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए वो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो वीनस या शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अगला है पानी का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। किससे कर सकते हो, आरओ से कर सकते हो। आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। हिंदी में बोलते हैं पुनर्परावर्तन, सॉरी परासरण, पुनः परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ अपन जो उपयोग लेते हैं पुनः परासरण। फिर दूसरा होता है इसमें क्लोरीन का उपयोग लेते हैं। आप स्विमिंग पूल में जब भी जाते हो तो पानी एक अलग रंग का ही होता है, तो क्लोरीन के कारण होता है, तो पानी का शुद्धिकरण क्लोरीन से। फिर होता है फिटकरी, पानी का शुद्धिकरण फिटकरी से भी किया जा सकता है। पोटास एलम कहते हैं फिटकरी को। तो घबराना मत, एग्जाम में आ जाए पोटास एलम, तो पोटास एलम भी क्या ही है, फिटकरी है। फॉर्मूला क्या होता है, हाँ यहाँ थोड़ा आप घबरा जाते हो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, इसको बोलते हैं पोटास एलम। इस फिटकरी का काम होता है स्कंदन का, क्लोटिंग का। माना कि कोई भी पानी की गंदगी है उसको नीचे बैठा देगी फिटकरी। खून का दाढ़ी बना रहे हो, खून आया, फिटकरी रगड़ दो, खून जम जाएगा। तो क्लोटिंग या स्कंदन का काम कौन करता है, फिटकरी करता है। अगला देखो, लाल दवा, एग्जाम में कई बार आ चुकी साहब। लाल दवा का जो पहले आंगनवाड़ी में मिलती थी, आपको पता हो, पानी के टांके में डाल के जाती थी आंगनवाड़ी, जो आशा सहयोगिनी वगैरह है ये। तो लाल दवा का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखना KMNO4, KMNO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो लाल दवा या पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4 का उपयोग कहाँ होता है,
पानी के शुद्धिकरण। तो पानी के शुद्धिकरण में इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, थोथा। 3 प्रकार का थोथा होता है साहब, सफेद, नीला और हरा थोथा। एग्जाम में ऐसा सीधा आता है कि सफेद थोथे का सूत्र लिखो, हरे थोथे का सूत्र लिखो, नीले थोथे का सूत्र लिखो। आज याद कर लो, सफेद जिंक, जिंक सल्फेट होगा वो सफेद थोथा है, तो ZnSO4.7H2O सफेद थोथा। फिर है नीला थोथा, कॉपर, तांबा, नीला तांबा, कॉपर सल्फेट 0.5H2 यानी CuSO4.5H2O। इसका उपयोग होता है बोर्डो मिश्रण बनाने में, कवकनाशी, फंजक जो पेस्टिसाइड्स होती है, फंजीसाइड्स, तो ये कवकनाशी होती है, मतलब कवक को मारने वाली होती है, बोर्डो मिश्रण बनाने में इसका उपयोग होता है। तो नीला थोथा CuSO4.5H2O। हरा थोथा, हरा लोहा FeSO4.7H2O, फेरिक सल्फेट। तो ये 3 प्रकार के थोथे। सिंदूर, सिंदूर 2 प्रकार की, एक तो सामान्य सिंदूर यानी HgH मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, और दूसरी होती लाल सिंदूर, लाली मेरे लाल की जित देखूं बित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल सिंदूर, इसका सूत्र ध्यान रखना, लेड पर मैग्नेट, लेड पर मैग्नेट Pb2O3, लेड पर मैग्नेट। अगला है फल पकाना कृत्रिम रूप से। तो प्राकृतिक रूप से फल कैसे पकाते हो साहब? तो एक हार्मोन आता है फलों में ही, पेड़ों में एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं एथिलीन। ये फल पकाने वाला हार्मोन होता है। तो एग्जाम में आ जाए फल पकाने वाली गैस एथिलीन। दूसरी गैस कौन सी? एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग भी फल पकाने में किया जाता है, ठीक है जी। इसी एसिटिलीन का उपयोग और कहाँ होता है? एक तो फल पकाने में, फल पकाने में। दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आप वेल्डिंग देखते हो, तो वेल्डिंग गैस में, तो वेल्डिंग गैस के साथ में इसको भरा जाता है एसिटिलीन को। अगला है ईंधन गैस है 2 प्रकार की, CNG LPG पढ़ते हैं अपन, तो ईंधन गैस है CNG, एक होता है LPG, एक मीथेन अलग से ले लो कोई बात नहीं, यहीं ले लो ईंधन गैस, इसको बोलते हैं मार्स गैस। तो 3 प्रकार की होती है ईंधन गैस, CNG, LPG और मीथेन। अब आपसे पूछे पहला पूरा नाम क्या है इनका? तो CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस। CNG को हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो एक ही बात है भाई। इसको बोलते हैं द्रवित या तरल पेट्रोलियम गैस। अब इसमें सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? तो होती है मीथेन की। 75% से अधिक मात्रा किसकी होती है भाई? मीथेन की। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले CNG में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन। CNG LPG की तुलना में हल्की होती है साहब, इसलिए नुकसान कम करती है। यदि ये रिसाव भी हो जाए तो ये नुकसान कम करती है। तो CNG में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन, 75% तक, ठीक है जी। LPG, इसमें सर्वाधिक होती प्रोपेन। दूसरे नंबर पर आती ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो सर्वाधिक कौन सी होती है इसमें? प्रोपेन गैस होती है। अच्छा ठीक है, जो LPG होती है इसकी रिसाव का पता लग जाता है। जैसे ये रिसाव होती है, लीकेज होती है, तो आपको पता चल जाता है किसके कारण? तो इसमें मर्केप्टेन भरा होता है, मर्केप्टेन या थायोल गैस भरी होती है। इस कारण से अपन को इसकी बदबू आती है और अपन को पता चल जाता है कि रिसाव हो रहा है। तो ये LPG ये भारी होती है, इसलिए
जैसे ही लीकेज होगी तो धरती की यानी धरातल की सतह पर अधिक रहती, उड़ती नहीं इतना, तो विस्फोट होने के चांसेस अधिक रहते हैं। फिर आते हैं अपन मीथेन गैस। उज्ज्वला योजना कब आई थी? तो ये भी आप थोड़ा सर्च कीजिएगा। उज्ज्वला योजना मई 2015 में आई थी। उज्ज्वला योजना जो गैस का सिलेंडर मुफ्त में मिलते, यूपी की बलिया से शुरू हुई थी। मीथेन गैस, मार्च गैस, इसके बारे में ध्यान रखना। इसको ये गोबर गैस में भी इसकी मात्रा होती है। इसको दलदली गैस भी कहते हैं, दलदली गैस। ये जो आप जैविक प्रोडक्ट जो भी देखते हो उससे मीथेन गैस ही निकलती है अधिकतर। तो चावल के जो खेत होते हैं, चावल के खेतों से भी ये गैस निकलती है। जुगाली करने वाले जंतु, रूमिनेंट्स, जुगाली जंतु, तो रूमिनेंटर होते हैं, जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, उनकी जुगाली से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। सीएनजी में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। क्लेथरेट गैस भी कहते हैं इसको। समुद्र में एक जीव होता है, उसको बोलते हैं क्लेथरेट, उससे भी कौन सी गैस निकलती? मीथेन गैस निकलती। इसको बायोफ्यूल में भी इसको उपयोग होता है। बायोफ्यूल मतलब जैविक ईंधन, तो मीथेन। तो मीथेन के बारे में ये सारी चीज, गोबर गैस, दलदली गैस चावल के खेतों से निकलती है, जुगाली जंतुओं से निकलती है, और क्लेथरेट, इससे भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, दलदले भाग जो भी होंगे वहां से मीथेन गैस निकलेगी। फिर भारी जल या D2O, मैंने आपको बताया था इसका उपयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय भट्टियां जो भी होती है उसमें शीतलक के रूप में और मंदक के रूप में। आप पूछोगे ये दोनों चीजें क्या है? तो जब परमाणु भट्टियां होती है तो वहां ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वो भट्टियां ज्यादा गर्म नहीं हो, उसको मंदक मतलब भट्टियां ज्यादा गर्म नहीं हो, इसलिए शीतलक के रूप में इस D2O का उपयोग लेते हैं, यानी भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड का उपयोग लेते हैं। ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है, उससे बनता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। मंदक के रूप में, तो न्यूट्रॉन जब वहां जो परमाणु भट्टियों में डाल जाता है ईंधन, उस पर आक्रमण करता है, तभी तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, तो न्यूट्रॉन को रोकने का काम भी करता है भारी जल। शुष्क बर्फ, ठोस CO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -97 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है ये ठोस CO2, तो शुष्क बर्फ कहते हैं उसको। मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये MIC क्यों प्रसिद्ध है इतनी? तो भोपाल गैस त्रासदी सुनी होगी आपने, 3 दिसंबर 1984, डेट भी ध्यान रखना, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जो गैस निकली थी, फैक्ट्री का नाम था कार्बाइड फैक्ट्री। इस कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, पूरा नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिससे जान और बहुत अधिक जान का नुकसान हुआ था भोपाल में। 3 दिसंबर 1984, डेट याद रखिएगा। और कौन सी फैक्ट्री थी? तो यूनियन कार्बाइड थी। कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला कुछ गैसें, सीधा एग्जाम में आ जाता है कि इनमें कौन कौन सी गैसों का उपयोग होता है, तो आपसे पूछ ले प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में आप ध्यान रखना CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, CO+N2। आपसे पूछ ले वाटर गैस या जल गैस, तो CO तो फिक्स ही है, CO+H2, क्योंकि जल में होता है हाइड्रोजन। कोल गैस यानी कोयला गैस, CO+ मीथेन। आपसे पूछ ले श्वसन गैस, श्वसन गैसों में टैंक भरा होता है ना, आपने देखते हो जो पानी में गोताखोर जाते हैं तो उसके पीछे ऑक्सीजन टैंक लगा होता है, तो ऑक्सीजन टैंक में कौन सी होती है? श्वसन गैस है। ऑक्सीजन भी होता है और साथ में हीलियम होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसू गैस, आंसू गोड़ों में उपयोग लेती है, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैसों, अश्रु जो गैस के गोले होते हैं उसमें। अक्रिय गैसें, 18वां वर्ग जो आवर्त सारणी का होता है अक्रिय गैसों का होता है, उसमें याद रखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन और रेंडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस है, इनको उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं भाई, नोबल गैस भी कहते हैं इंग्लिश में।
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती है, सामान्य अवस्था में खुली रहती है, अपने बिना किसी क्रिया के रहती है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन और रेंडोन ये सारी कैसी होती है? अक्रिय गैस है, सामान्य तौर से किसी से क्रिया नहीं करती है। और आर्गन तो आपको पता ही है, तीसरे नंबर प्रकृति वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस है, 0.99%। हीलियम का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन टैंक में, आपको बताया मैंने, जो गोताखोर लेके जाते हैं अपने पीछे बांध के, उसमें हीलियम का उपयोग। वायुयानों के टायरों में, एरोप्लेन जो भी होती है ना वायुयान, उसके टायरों में ये हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम। और आप देख लो कुछ और जगह तो गुब्बारों में, जो गुब्बारे उड़ते हैं ना, उसमें भी ये भरते हैं हीलियम गैस। नियॉन, ये बल्बों में इसको भरते हैं। आर्गन, इसको भी बल्बों में भरते हैं, ट्यूबलाइटों में भरते हैं। और आर्गन को जो चमकीले विज्ञापन होते हैं उसमें भी भरते हैं। जिनोन, इसको भी चमकीले विज्ञापन, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस। इसका उपयोग कहाँ होता है? जो नाविक होते हैं तो ऊपर गैस छोड़ते हैं ताकि उसकी दिशा का ज्ञान हो जाए, स्ट्रेंजर गैस। रेडॉन, रेडॉन सबसे भारी गैस है, ध्यान रखना। सबसे भारी गैस कौन सी है भाई? रेडॉन, ये ध्यान रखना, RN, रेडॉन सबसे भारी गैस, रेडॉन। और एग्जाम में प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो भूकंप की भविष्यवाणी में काम आती है? तो ये रेडॉन भूकंप की भविष्यवाणी करती है। जैसे ही भूकंप आना शुरू होगा तो पृथ्वी से ये रेडॉन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो रेडॉन गैस क्या होती है? भूकंप की भविष्यवाणी करने में भी काम आती है। तो ये सारी अक्रिय गैसें हैं। फिर यूरिया यानी NH2CONH2 मनुष्य द्वारा बने गया कार्बनिक पदार्थ प्रथम, इसकी खोज की थी फ्रेडरिक व्हीलर ने। फिर DDT, जो अपन फाके का आटा कहते हैं, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये ध्यान रखिएगा। डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका उपयोग कीटनाशक या पीड़कनाशी में इसका उपयोग होता है। फिर अगला है मिश्र धातुएं कौन कौन सी है? तो देखो पहला पीतल, तो याद रखो पिताजी, यानी पीतल बनती तांबा और जिंक से। Cu होता है 60 से 80% और जिंक होती 40 से 20%। घरेलू बर्तन, तार निर्माण में। फिर होता है कांसा, तो याद रखना कांसा के अंदर होता है कॉपर और टिन, तो याद रखो काटी, यानी कांसे में कॉपर होता है और दूसरा टिन होता है। तो Cu होता है 75 से 90%, Sn होता है 10 से 25%। जर्मन सिल्वर, यानी चांदी तो होता है लेकिन डुप्लीकेट चांदी, जर्मन सिल्वर, तो कॉपर होता है, उसमें जिंक होता है और निकिल होता है। तो ये तो ऊपर वाला कौन सा सिस्टम है? पीतल का। ये तो पीतल में निकल मिला दो तो जर्मन सिल्वर बन जाता। पीतल में निकल मिलाने पर पीतल जर्मन सिल्वर बनता है। गन मेटल, जो आपके हथियार बनती, बंदूक बनती है, Cu+Zn, यानी ये तो क्या है? पीतल ही है। पीतल में क्या बनाते हैं? टिन मिलाते हैं, तो गन मेटल। मैनल मेटल, कॉपर, निकिल और लोहा और मैग्नीज, ये चार इसमें होता है। कुछ और देखो, नाइक्रोम, जो हीटर का तार बनता है नाइक्रोम का बनता है। निकिल और क्रोमियम, साथ में होता है Fe। फिर आप देख लो नाइक्रोम के अलावा फ्यूज तार, तो फ्यूज तार में क्या होता है? लेड होता है और टिन होता है, यानी Ct, याद रखो फ्यूज तार Ct, सीसा और टिन, Pb और टिन। तो ये मोटे तौर से क्या होते हैं? मिश्र धातु। तो आप इसको ढंग से देखना, नोट्स बनाना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से डाउनलोड करना, मिलाते रहना, अच्छे से देखना, याद करना, दीवार पर चिपका देना जो याद नहीं हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।